This is international law lecture and the topic is exclusive economic zone, high seas and ocean floor. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करने से पहले मैं कल वाली वीडियो में जो आपको बताया था उसमें ब्रीफ से आपसे बता रहा हूं। यहाँ इंडिया का कोस्ट है, कोस्ट से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी टेरिटोरियल सी है। कोस्ट से लेके 24 नॉटिकल माइल तक हमारा कॉन्टिगुअस जोन है और कोस्ट से लेके 200 नॉटिकल माइल तक हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसी यहां तक ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगी। जहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां तक ही हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कुछ फर्क है, वो आगे करेंगे। पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डेफिनेशन पढ़ें। तो आर्टिकल 56 है यूएन कन्वेंशन का, लॉ ऑफ सी का, जो कह रहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जैसे इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक है, ये एक्सक्लूसिवली हमारा एरिया है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी कोस्टल स्टेट है, जैसे इंडिया कोस्टल स्टेट है ना, तो इंडिया का सॉवरन राइट है, यहाँ कोई भी खोज कार्य कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, यहाँ कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज, या कोई भी चीज, किसी चाहे लिविंग एनिमल है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, उसको कंजर्व कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। यहाँ के नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज कर सकता है इंडिया। ये इंडिया का जोन है, ये हमारा एक्सक्लूसिव जोन है। यहाँ कोई और कंट्री आके यहाँ प्रयोग वगैरह नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ इसकी सब सॉइल, इसके ऊपर की एयर, ये सारी हमारी है। यहाँ हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से तेल निकाल सकते हैं, यहाँ से विंड्स से या करंट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ इवन हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना सकते हैं। यहाँ हम मोबाइल टावर्स, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, यहाँ हम मोबाइल टावर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ ये जो समुद्री खिता है, ये जो समंदर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 200 नॉटिकल माइल से पहले हम यहाँ मोबाइल टावर्स भी लगा सकते हैं, ये हमारा है। तो यहाँ जो मैराइन साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं इंडिया, समुद्री जीवों पे हम यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। ये समझो यहाँ जो भी मछलियां रहती हैं, जो भी समुद्री जीव है वो हमारे हैं। तो समुद्री जीवों पे हम यहाँ रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व द मेराइन एनवायरनमेंट। जो भी मेराइन एनवायरनमेंट है, समुद्री जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी लॉज वगैरह है वो हम लॉज यहाँ लागू कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा इंडिया का है 200 नॉटिकल माइल तक। तो सेम लेंथ है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लेंथ होती है, सेम लेंथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की होती है 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो लेकिन इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसमें दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरी कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड है, जिनका कोई भी किनारा समुद्र में नहीं है, वो क्या करें? अगर उन्होंने यहां से शिप निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वहां से आवागमन कर सकते हैं, वहां से नेविगेट कर सकते हैं अपनी शिप को। तो किसी और कंट्री को भी इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में से निकलने का, अपनी शिप निकालने का, जाने का, वहां से एरोप्लेन निकालने का, ओवरफ्लाइट करने का, वहां से सबमरीन केबल्स निकालने का, तारे बिछाने का, केबल डालने का, जैसे इंटरनेट, और पाइपलाइन डालने का पूरा अधिकार है। जहां तक उनके ये काम करने से हमारी इंडिया को कोई खतरा नहीं है, तो किसी और कंट्री को भी यहाँ ये सारे काम करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि जब हमें खतरा होगा फिर हम उनको रोक सकेंगे। है तो ये हमारा अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, लेकिन यहाँ अगर कोई पाइपलाइन डालनी है या कोई किसी ने अपनी शिप निकालनी है किसी और कंट्री ने, तो उनको हम अलाउ करेंगे, ठीक है जी। वो मैंने कल भी कहा था कि हम इवन अपनी ये टेरिटोरियल सी में से भी अगर किसी और कंट्री ने अपनी शिप निकालनी है तो हम उनको अलाउ करेंगे, इनोसेंट पैसेज देंगे, तो यहाँ तो बिल्कुल अलाउ करेंगे। लेकिन इंडिया को कोई नुकसान ना हो उस गतिविधि से, समझ आ गई कि नहीं अभी? तो जो लैंड लॉक स्टेट्स हैं वो भी वहां से निकल सकते हैं, उनकी जो किश्तियां हैं, उनकी शिप्स हैं, वहां निकल सकते हैं, वहां तारे भी बिछा सकते हैं, पाइपलाइन बिछा सकते हैं। But they cannot explore or exploit the natural resources which only coastal state can do. यहां से कोई तेल निकालना है
तो नेचुरल रिसोर्सेज कोई एक्सप्लोइटेशन जो करनी है, यहाँ से कोई एक्सप्लोरेशन करनी है, कोई तेल निकालना है, कोई खाद्य पदार्थ निकालना है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उनके ऊपर कोई शोध करनी है, कोई तेल निकालना है, वो सिर्फ इंडिया कर सकेगा। लेकिन यहाँ से निकलना है, शिप निकालनी है, कोई पाइपलाइन डालनी है, जहाँ कोई एरोप्लेन निकालना है या नेविगेशन करनी है, वो दूसरे स्टेट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन करनी है या कोई एक्सप्लोर करना है, वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ इंडिया का ही अधिकार है, क्योंकि ये इंडिया का अधिकार क्षेत्र है 200 नॉटिकल माइल्स तक। समझ आ गई? तो ये है। उसके बाद आप कहोगे सर फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फर्क क्या है? अगर 200 नॉटिकल माइल तक दोनों आते हैं तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो शब्द है ये सिर्फ डील करता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जो भी यहाँ से मिनरल्स निकालते हैं हम, चाहे कोला निकालेंगे, चाहे गोल्ड निकालेंगे, चाहे डायमंड, चाहे थोरियम, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो टर्म है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गए, ये सारा कोला वगैरह, थोरियम वगैरह, प्लस लिविंग बींग्स भी आ गए। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक जो भी जीव जंतु भी रहते हैं, चाहे लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारों के ऊपर इंडिया का अधिकार है। तो ये फर्क है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो टर्म है, उसमें बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, लिविंग रिसोर्सेज एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज आ गए। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो टर्म है, ये सिर्फ नॉन लिविंग रिसोर्सेज के लिए यूज की जाती है, बाकी बिल्कुल सेम है, सेम लेंथ है। ठीक है जी। अब करेंगे हाई सीज। इधर आइए आप। तो हाई सीज ये होती है, जैसे ये है, ये फॉर एग्जांपल इंडिया का कोस्ट है, यहाँ मैंने आपको देखा ये ट्री बनी हुई है, दरख्त बना है, तो ये इंडिया की लैंड यहाँ खत्म होगी, ये कोस्ट यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ से अब अंदर जा रही है जमीन। ये नेचुरल प्रोलोंगेशन है, ये कुदरती बढ़ाव है हमारी जमीन का समुद्र के अंदर। तो ये समुद्र है, यहाँ तक ये सारा समुद्र है, तो यहाँ बेस लाइन है, तो यहाँ से जमीन अंदर जा रही है समुद्र की। तो ये देखो अंदर जा रही है, तो यहां तक बेस लाइन से यहां तक हो गया 12 नॉटिकल माइल, यहां तक होगी हमारी टेरिटोरियल सी। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक होगा हमारा कॉन्टिगुअस जोन। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझ आ गई? उसके आगे भी 350 नॉटिकल माइल तक भी जाता है मैक्सिमम, जो कल मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक हमारा हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद ये देखो जमीन आगे आगे जा रही है, उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है, तो ये यहाँ बहुत डूंघाई आ गई, तो ये बहुत ही डीप समुद्र आ गया, तो इसको कहते हैं हाई सी। यहां हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, हमारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ कोस्टल स्टेट का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है। ये हाई सीज है, ये सारे देशों के लिए कॉमन है, ये बड़ा समुद्र आ गया। उसके बाद आ गया ओशियन फ्लोर। ठीक है। तो यहां समुद्री डाकू होते हैं, जिसको पायरेट्स भी कहते हैं। तो यहां से अगर किसी देश की किश्ती निकलती है, उसको लूट लेते हैं वो या इनको कहते हैं पायरेट्स। तो ये हाई सी आज हम करेंगे। तो हाई सी आर्टिकल 1 है जिनेवा कन्वेंशन का 1958, वो कहता है हाई सी वो समुद्र का वो पार्ट है जो किसी के इंटरनल वाटर्स में नहीं आता। ये हमारे इंटरनल वाटर हैं, उसमें नहीं आता। तो ये डेफिनेशन काफी पुरानी हो गई है, क्योंकि अब इंटरनल वाटर का कंसेप्ट खत्म हो गया, टेरिटोरियल सी का कंसेप्ट ज्यादा खत्म हो गया, क्योंकि अब तो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। हम यहां तक अपने गैस ऑयल निकाल सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 86 है, आर्टिकल 86 यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982। ये यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 द्वारा ही ये सारी टर्म्स निकाली गई है। तो ये कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही सारी ये टर्म्स निकली हुई हैं। ठीक है। तो इस कन्वेंशन में यही कहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे वाला जो एरिया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे वाला जो एरिया है, वो सारा एरिया हाई सी में आ जाएगा। वो कॉमन है, सारे देशों के लिए कॉमन है। इंडिया की किश्ती भी वहां जा सकती है, अमेरिका की किश्ती भी वहां निकल सकती है, जापान की शिप भी वहां से निकल सकती है, चाइना की शिप भी वहां से निकल सकती है। वो कॉमन है सारे स्टेट्स का, हर एक स्टेट्स उसको यूज कर सकते हैं, और इट इज ओपन फॉर ऑल स्टेट्स। ठीक है। चाहे वो लैंडलॉक्ड है, चाहे वो कोस्टल एरियाज हैं, लेकिन पीसफुल पर्पसेस के लिए ही हाई सीज को यूज करना है। उसमें कोई पायरेट्स या समुद्री डाकू नहीं होने चाहिए, अगर हो तो उनको पकड़ लेना चाहिए,
ठीक है। लेकिन अगर कोई वहां से शिप निकलती है तो उसको अपना झंडा या फ्लैग ऊपर होना चाहिए उसका, ताकि पता चल जाए किस कंट्री की वो शिप है हाई सीज में। क्योंकि हाई सीज में अलग अलग कंट्री, जैसे अमेरिका है, चाइना है, उनकी वारशिप्स भी होती हैं। तो वारशिप जो होती हैं, जंगी बेड़े हैं, हाई सी में लगातार गश्त लगाते रहते हैं। तो अगर उनको शक की हालत में कोई शिप मिलती है तो वो उसका पीछा कर सकते हैं, वो आगे करेंगे। तो इसलिए हर एक शिप जो भी हाई सी से निकलती है, जैसे इंडिया की शिप है, उसको अपना फ्लैग जरूर ऊपर लगाना चाहिए ताकि पता चल जाए वो किस कंट्री की शिप है। ठीक है जी। तो हर एक कंट्री का हक होता है हाई सीज में। ठीक है। हाई सीज में हर एक को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आने जाने की आजादी है। यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हो आप। अब इंडिया ने फिशिंग करनी है, अगर मछली पकड़नी है हमारे मछुआरों ने, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक हमारे मछुआरे जो है ये देखो मछली बनाई है मैंने, तो वो मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन इसके आगे हाई सीज भी मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ किसी और कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना आ जाए। अगर यहाँ हमारा मछुआरा हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे चला गया और यहाँ से मछली पकड़ रहा है, जिसको हम हाई सी कह रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखो, अगर वो हाई सी समझ रहा है, अगर हाई सी ना हो, वहां किसी और कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया। तो अगर वो पकड़ा गया तो वो दूसरी कंट्री की कोर्ट में उसका ट्रायल होगा। तो ये ध्यान रखना है, हमारा मछुआरा सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही मछली पकड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान के कई मछुआरे हमारी इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाते हैं, तो हम उनको पकड़ लेते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है कि एक कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दूसरी कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ना टकराए। अगर टकराती है तो बचा ले, मीडियम लाइन हम बना देंगे और उनका अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, जो कल हमने कर लिया था। तो इसमें हाई सीज में हर एक को आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की पूरी इजाजत है। सबमरीन केबल्स बिछा सकते हैं, पाइपलाइन बिछा सकते हैं उनके ऊपर। इसके हाई सीज के ऊपर अपने एरोप्लेन्स भी जा सकते हैं हर एक कंट्री के। ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अपना झंडा, अपना फ्लैग इफेक्टिवली वहां अपनी कश्ती पे लगा के रखें। उसके बाद अगर यहाँ कोई क्राइम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शिप बना दी, तो यहाँ कोई क्राइम हो गया, ठीक है, शिप में, तो किस स्टेट की जुरिस्डिक्शन होगी? जिस स्टेट की वो शिप है, जिस स्टेट का झंडा, फ्लैग उस शिप ने लगाया है, उसी स्टेट की, उसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन होगी उस क्राइम की कॉग्निजेंस या संज्ञान लेने की। अगर इस शिप में जो भी क्रू मेंबर है इस शिप में, वो क्रू मेंबर ने अगर कोई क्राइम किया शिप के बीच, तो उसी कंट्री में, उसी कोर्ट में ट्रायल होगा जिस कंट्री की ये शिप है। अगर इस शिप का किसी और शिप से पंगा पड़ गया या किसी और पर्सन से पंगा पड़ गया, तो दूसरे पर्सन की जो कंट्री है, दूसरे पर्सन का, शायद वो बंदा अपनी कंट्री में उसका ट्रायल हो, तो एंड में करेंगे। तो मेन जुरिस्डिक्शन का अगर रोड़ा है कि जिस शिप का फ्लैग है, अगर उस शिप में कोई क्राइम होता है तो जिस कंट्री की वो शिप है, उसी कंट्री की कोर्टों को जुरिस्डिक्शन है वो क्राइम को अंजाम तक लेके जाने की जुरिस्डिक्शन उनकी ही बनती है, कॉग्निजेंस वो ही लेंगे। तो अगर, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, अगर कोई वारशिप यहां से निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का वारशिप है, तो अमेरिका के जंगी बेड़े ने एक शक्की किश्ती को देखा है और वो सस्पेक्टेड शिप जो है उसको वो पकड़ सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। अगर अमेरिका की वारशिप को ये शक लग रहा है कि उसमें पायरेट्स होंगे, उसमें समुद्री डाकू हैं, तो हाई सी में उसका हॉट परसूट कर सकता है। वो हॉट परसूट क्या होता है? तेजी से या उग्र तरीके से उसका पीछा कर सकती है वो वॉरशिप। तो उसमें क्या होता है, एक छोटी सी नाव भेजेंगे, वो छोटी सी नाव, उसके ऊपर उनका कमांडर बैठा होगा वारशिप में, वो उस सस्पेक्टेड शिप के अंदर जाएंगे, अंदर जाके सारी सिचुएशन वेरीफाई करेंगे, उस शिप के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अगर उनको लगा कि हमारा शक जो बेआधार था, हमारा शक, हमने बिना मतलब से शक किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उस शिप को वहां ही कॉम्पनसेट करके वहीं छोड़ देंगे। अगर शक सही निकला तो वहीं पकड़ के जिस स्टेट की वारशिप है उस स्टेट में उसका ऑफेंस ट्रायबल होगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो हॉट परस्यूट, अब हॉट परस्यूट जो होता है, जो वारशिप है, जो जंगी बेड़ा है, उस शिप को अगर हॉट परस्यूट करेगा, हॉट परस्यूट होता है तेजी से या उग्र तरीके से पीछा करेगा, तो उसका पीछा कब तक कर सकता है? जब तक अगर वो शिप, अगर फॉर एग्जांपल उसने अपना झंडा लगाया हुआ है, किसी भी कंट्री की शिप है
उस शिप के पीछे पड़ा हुआ है वो जंगी बेड़ा। अगर वो शिप अपनी कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अंदर चली जाती है तो वो हॉट परस्यूट वहीं खत्म हो जाएगा, वो जंगी बेड़ा उस कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जाएगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ वो शिप अपनी कंट्री की टेरिटोरियल वाटर्स में घुस जाती है, यहाँ घुस जाती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की शिप है, तो वो अमेरिका का बेड़ा जंगी बेड़ा यहीं से वापस मुड़ जाएगा, वो उसको नहीं पकड़ेगा, सिर्फ हाई सीज में ही पकड़ सकता है। उसके बाद हम करेंगे ओशियन फ्लोर। हाई सीज के बाद आ गया ओशियन फ्लोर, ये सी बेड है, ये टोटली समुद्री तल आ गया, पूरा डूंगा होता है, ये सागर तल आ गया। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे, जहां एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे जो बिल्कुल डीप सी हो जाती है उसको कहते हैं सागर तल या समुद्री तल या ओशियन फ्लोर या सी बेड। ठीक है, ये बहुत डूंघाई होती है यदि, ठीक है, ये 15,000 फीट डूंगा हो सकता है या 15 से 20,000 फीट इसकी डेप्थ होती है। इसको सी बेड या ओशियन फ्लोर कह सकते हैं। तो ओशियन फ्लोर या सी बेड वो एरिया है जो किसी भी कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो 200 नॉटिकल माइल से आगे का एरिया होता है। तो ये हाई सीज तो ओशन फ्लोर में किसी भी एक देश की जुरिस्डिक्शन नहीं होती, ये सबका कॉमन होता है, यहां से सारे आ जा सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर यहाँ हाई सी या ओशन फ्लोर में कोई भी ऑफेंस होता है, किसी भी शिप में अगर कोई ऑफेंस होता है हाई सी में, तो जिस देश की वो शिप है वो देश की ही जुरिस्डिक्शन बनती है उस क्राइम को देखने की। ठीक है, या अगर दूसरी पार्टी का बंदा है किसी और देश का तो उस देश की जुरिस्डिक्शन बनेगी उस क्राइम का संज्ञान या कॉग्निजेंस लेने की। तो इसमें मोटा यही है कि जिस देश की शिप है उसी देश की कोर्ट में वो क्राइम का संज्ञान लिया जाएगा। तो आपको ब्रीफ में एंड में यही बता रहा हूं कि ये बेसलाइन है, बेसलाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल तक हमारी किसी भी देश की मैरीटाइम बेल्ट होती है, टेरिटोरियल सी होती है। टेरिटोरियल सी के आगे द्वारा फिर 12 नॉटिकल माइल कर लो, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल हो गया आपका कॉन्टिगुअस जोन। उसके बाद बेस लाइन से द्वारा फिर आगे 200 नॉटिकल माइल तक हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सिर्फ एक ही फर्क है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसमें बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ गए, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। तो मछलियां भी आ गई, रॉक्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया। लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो टर्म है इसमें ये सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए ये टर्म यूज की गई है। जो भी मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, तेल है, यहां से हम निकाल सकते हैं। समझ आ गई? तो ये था लॉ ऑफ द सी। और इसमें सबसे एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं कि आपको यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 को अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसी कन्वेंशन 1982 में से ही ये सारे टर्म्स निकले हैं। तो ये आपका हो गया। थैंक यू वेरी मच।